रूहानी इलाज। रेशमा ने कैसे किए एक तीर से दो शिकार। नहीं नहीं, चीखते हुए रेशमा अचानक उठ बैठी तो उसका पति विवेक भी हड़बड़ा कर उठ बैठा और पूछने लगा, क्या हुआ? वही डरावना सपना, कहती हुई रेशमा विवेक से लिपट कर रो पड़ी। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। विवेक रेशमा को हिम्मत देते हुए बोला, शाम को जब मैं दफ्तर से लौटूंगा तब तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। विवेक और रेशमा की शादी को 2 साल हो गए थे, पर रेशमा को अभी तक जिस्मानी सुख नहीं मिल पाया था। वह इस बारे में ना तो किसी से कह सकती थी और न इससे निजात पा सकती थी, बस मन ही मन घुटती रहती थी। विवेक रात को दफ्तर से वापस आता तो थका मांदा उसके साथ सोता, फिर पल भर के छूने के बाद करवट बदल लेता और रेशमा जिस्मानी सुख को तरसती रह जाती। ऐसे में बच्चा पैदा होने की बात तो वह सोच भी नहीं सकती थी। विवेक के दफ्तर जाने के बाद रेशमा की पड़ोसन सीमा उससे मिलने आई और हाल चाल पूछा। बातों बातों में रेशमा ने सीमा को अपने सपनों के बारे में बता दिया। सीमा बोली, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। यही नज़दीक में ही एक तांत्रिक पहलवान हैं, वे तंत्र विद्या से रूहानी इलाज करते हैं। उन्होंने कईयों को ठीक किया है, तू भी चलना अगर मुझ पर भरोसा है तो। नहीं सीमा, आज शाम विवेक मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाले हैं, रेशमा ने कहा। तो सीमा बोली, छोड़ ना डॉक्टर का चक्कर, पहले मोटी फीस लेगा, फिर ढेर सारे टेस्ट लिख देगा और ज़्यादा से ज़्यादा नींद आने या तनाव भगाने की दवा दे देगा। तुझ पर तो किसी प्रेत का साया लगता है। ये बीमारियां ठीक करना डॉक्टरों के बस की बात नहीं, आगे तेरी मर्जी। सीमा की बात रेशमा पर असर कर गई। उसे लगा कि तांत्रिक को दिखाने में हर्ज ही क्या है। कुछ सोचकर उसने हामी भर दी और विवेक को मोबाइल फ़ोन मिलाकर सब सच बता दिया। सीमा और रेशमा तांत्रिक पहलवान के पास पहुंची। वहां डॉक्टर ही बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यहाँ हर बीमारी का सर्दिया रूहानी इलाज किया जाता है। उन्होंने तांत्रिक से मिलने की इच्छा जताई तो वहाँ बैठे तांत्रिक के अर्दली ने उन्हें बाहर बैठा दिया और बोला, अभी पहलवान पूजा सिद्ध कर रहे हैं। फिर वह बड़ी देर तक उनसे बातें करता रहा और उनके मर्ज के बारे में भी पूछा। थोड़ी देर बाद अर्दली पहलवान से इजाज़त लेने अंदर गया। तभी एक औरत आकर उनके पास बैठ गई और इनसे मर्ज पूछा। साथ ही बताया कि पहलवान बहुत अच्छा इलाज करते हैं। रेशमा ने उस औरत को सारा मर्ज बता दिया और पहलवान के बारे में जानकर उसका भरोसा और बढ़ गया। इतने में अर्दली आया और बोला, चलिए, आपको बुलाया है। अंदर एक मोटी मोटी आँखों वाला लंबा चौड़ा आदमी माथे पर पटका बांधे बैठा था। कमरे में दीवारों पर तंत्र मंत्र लिखे कई पोस्टर लगे थे। चारों ओर धूपबत्ती का धुआं फैला था। वहाँ सिर्फ 0 वाट का एक लाल बल्ब रोशनी फैलाता माहौल को और डरावना बना रहा था। वह आदमी मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने बात करते करते इन्हें बैठने का इशारा किया, फिर बात खत्म कर इनकी ओर मुखातिब हुआ तो रेशमा ने कुछ दबी सी ज़बान में अपनी बात कही। रेशमा की दास्तां सुनकर पहलवान तांत्रिक बोला, तुम्हें डरावने सपने आते हैं, पति की कमज़ोरी का खमियाजा भुगत रही हो और न किसी से कह सकती हो न सह सकती हो। अभी तक कोई बच्चा भी नहीं है, सबके ताने सहने पड़ते हैं। रेशमा हैरान थी कि तांत्रिक यह सब बिना बताए कैसे जानता है, लेकिन उसे वह पहुंचा हुआ तांत्रिक लगा। वह इससे उस पर रेशमा का भरोसा बढ़ गया।
फिर वह उनसे बोला, लगता है कि किसी बुरी आत्मा की छाया है तुम पर, जिसने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर रखा है। इसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा। 4 से 5 बार झाड़ फूँक के लिए बुलाऊंगा, नतीजा खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। रेशमा को उसके रूहानी इलाज पर भरोसा हो गया था, इसलिए वह रूहानी इलाज के लिए तैयार हो गई और फीस के बारे में पूछा। इस पर तांत्रिक बोला, अपनी मर्जी से कुछ भी दे देना। मन मांगी फीस तो हम तब लेंगे जब काम हो जाएगा, हमें पैसों का कोई लालच नहीं है। कहते हुए तांत्रिक ने नज़र से नज़र मिलाकर रेशमा की ओर देखा। ठीक है कहकर रेशमा ने इलाज के लिए हामी भरी तो सीमा को बाहर भेजकर तांत्रिक ने कमरा बंद कर लिया। तांत्रिक ने रेशमा को भभूत लिपटा एक लड्डू दिया और वही खाकर जाने को कहता हुआ बोला, 2 दिन बाद फिर आना, पूरी विधि से झाड़ फूँक कर दूंगा। असर तो आज से ही पता चल जाएगा तुम्हें। घर पहुंचकर रेशमा को कुछ हल्कापन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि इस रूहानी इलाज का उस पर असर ज़रूर होगा। वह चिंता मुक्त हो बिस्तर पर पसर गई। कब आँख लगी उसे पता ही न चला। आँख खुली तब जब विवेक ने दरवाज़ा खटखटाया। ओह, आज कितने अरसे बाद इतनी गहरी नींद आई है। शायद यह रूहानी इलाज का ही असर है, रेशमा ने सोचा और दरवाज़ा खोला। चाय पीते समय रेशमा ने विवेक को तांत्रिक की बात बता दी। रेशमा को तरोताज़ा देखकर विवेक को भी यकीन हो गया कि इस इलाज का असर होगा, लेकिन चुटकी लेता हुआ वह बोला, कहीं तांत्रिक ने नींद की दवा तो नहीं डाल दी थी लड्डू में जो घोड़े बेचकर सोई थी। 2 दिन बाद रेशमा को फिर तांत्रिक पहलवान के पास जाना था। उसने फ़ोन करके पहलवान से मिलने का समय ले लिया और तय समय पर पहुंच गई। तांत्रिक ने पहले की झाड़ फूँक का असर पूछा तो रेशमा ने बता दिया कि फ़र्क लग रहा है। तांत्रिक की घूरती निगाहें अब रेशमा के उभरों का मुआयना कर रही थी। 0 वाट के बल्ब की लाल रोशनी में धूपबत्ती के धुएं और बंद कमरे में तांत्रिक ने एक बार फिर रेशमा की झाड़ फूँक की और उससे करीबी बनाने लगा। फिर उसने रेशमा को भभूत लिपटा लड्डू खाने को दिया, जिसे खाने पर वह बेहोश सी होने लगी। असर होते देख तांत्रिक पहलवान ने रेशमा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब तांत्रिक को मुँह मांगी मुराद मिल गई थी। उसने रेशमा के अंगों के साथ खुलकर खेलना शुरू कर दिया। मन मुताबिक भोग विलास के बाद तांत्रिक पहलवान ने रेशमा को घर भेज दिया। घर आकर रेशमा बिस्तर पर पड़ गई। उसे तांत्रिक की इस हरकत का पता चल गया था, लेकिन उसने जिस्मानी सुख का सुकून भी पाया था, जिसे वह खोना नहीं चाहती थी। अगली बार रेशमा तांत्रिक के पास गई तो खुला दरवाज़ा देख बिना इजाज़त अंदर जा पहुंची। अंदर का नज़ारा देखकर वह दंग रह गई। अंदर तांत्रिक उसी औरत की बाहों में बाहें डाले बैठा था जिसे उसने पहले दिन वहाँ देखा था और सारा मर्ज बताया था। रेशमा समझ गई कि यह तांत्रिक की ही जानकार है और इसी ने मरीज़ बनकर सब जान लिया और फ़ोन कर तांत्रिक को बताया था। तभी तो तांत्रिक फ़ोन पर बात करता मिला और हमारे बारे में सब सच सच बता पाया। रेशमा को देखते ही वह औरत तांत्रिक से अलग हो गई और कमरे से बाहर चली गई। रेशमा भी सब कुछ जानने के बावजूद खामोश रही। तांत्रिक ने रूहानी इलाज शुरू किया
और रेशमा खुद को उसके सामने परोसती चली गई। अब रेशमा जब तक पहलवान के पास इलाज के बहाने पहुंच जाती और देह सुख का लुत्फ़ उठाती। उस दिन रेशमा की सास उनके यहाँ आई हुई थी। उसे जोड़ों का दर्द व बुढ़ापे की अनगिनत बीमारियां थीं, जिसके लिए विवेक ने उन्हें पहलवान के पास ले जाना चाहा था। तभी रेशमा उपकाई करती दिखी तो सास और खुश हो गई। वे विवेक को बधाई देते हुए बोली, सचमुच पहलवान का इलाज कारगर है। जो बहू पेट से हो गई, लेकिन रेशमा के मन में हजारों शक पनपने लगे थे। उसने किसी तरह सास को इलाज के लिए ले जाने को टरकाया। वह पहलवान से छुटकारे की योजना सोचने लगी। इधर कुछ दिन से रेशमा को न पाकर पहलवान का दिल मचलने लगा था। उसने रेशमा को फ़ोन करके बुलाना चाहा। रेशमा ने आनाकानी की और बताया कि इससे उनके संबंध का भेद खुलने का खतरा है, पर पहलवान की बेचैनी हद पर थी। तांत्रिक पहलवान बोला, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे इस संबंध के बारे में खुद तुम्हारे पति को बता दूंगा। अब रेशमा दुविधा में थी, पति को बताए तो परेशानी और न बताए तो पहलवान का डर। रेशमा को खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था। उधर पहलवान तांत्रिक ने दोबारा फ़ोन करके धमकाया, अगर तुम यहाँ नहीं आई तो तुम्हारे पति को बता दूंगा। रात भर रेशमा बचने का उपाय सोचती रही। उसे लग रहा था जैसे उसे पुरानी बीमारी ने फिर आ जकड़ा था। वह गहरे तनाव में थी। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वह निश्चिंत होकर सो गई। सुबह उठी और बाहर जाकर पहलवान को फ़ोन कर दिया कि शाम को वह उसके पास आएगी। इससे वह खुश व संतुष्ट हो गया। साथ ही उसने अपने पति विवेक को विश्वास में लिया और बोली, देखो तुम सासू माँ का इलाज पहलवान से करवाने की कह रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वह ठीक आदमी नहीं है। मंत्र पढ़ते समय उसने मुझे भी कई बार छूने की कोशिश की। सुनते ही विवेक आग बबूला हो गया और बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं करता हूँ उसका रूहानी इलाज। आज ही उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करता हूँ। रेशमा ने उसे रोका। उसे खुद को भी तो बचाना था। फिर वह बोली, मैं आज शाम इलाज के लिए वहाँ जाऊँगी। अगर उसने ऐसी कोई बात। अब रेशमा रूहानी इलाज करने वाले पहलवान तांत्रिक के पास पहुँची। रेशमा को देखते ही पहलवान खुश हो गया। वह झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? मैं जब बुलाऊं तुम्हें आना होगा, वरना मैं तुम्हारे पति को सब बता दूंगा। कहते हुए उसने दरवाज़ा बंद किया और रेशमा को अपनी बाहों में जकड़ने लगा। तब तक रेशमा अपने पति को मिस कॉल करके संकेत दे चुकी थी। थोड़ी ही देर में विवेक पुलिस को लेकर आ पहुंचा। पहलवान रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस उसके कमरे पर ताला जड़कर उसे साथ ले गई। उधर रेशमा खुश थी। उसने एक तीर से दो निशाने जो साधे थे। एक तो उसने रूहानी इलाज के बहाने जिस्मानी भूख खत्म की, फिर तांत्रिक को पकड़वाकर खुद को उसके चंगुल से निकाल लिया था। साथ ही पति की नज़रों में भी उसने खुद को बेदाग साबित कर लिया था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।